अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर और तजिया के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवर्दी। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में 19.95 रुपये, डीज़ल की कीमत में भी 19 रुपये से ज़ायद का इजाफ़ा कर दिया है और कीमतों में इस इजाफे के बाद मुल्क में महंगाई का एक तूफ़ान है। ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ाए हैं। यकीनन ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ बढ़ेगी। इससे पहले बिजली की कीमत बढ़ चुकी है, गैस की कीमत बढ़ चुकी है और अब पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी गई है। इसके बाद आगे इलेक्शन है। एक हुकूमत जो इलेक्शन में जा रही है, एक सियासी हुकूमत जो इलेक्शन में जा रही है, वो जाते जाते ये सब कर सकती है। ये अंबर शमसी का आज का ट्वीट था। मैं शायद उनसे मुत्तफिक नहीं हूँ, लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा कि कैसे कर सकती है। मेरी राय में अब जो पेट्रोल और गैस, बिजली और ये कीमतें हैं, ये डॉलर से लिंक्ड हैं। कोई अगर इमरान खान की पैरवी की जाए और जाते जाते IMF का भी तोड़ दिया जाए, कीमतें 10 रुपये 5 रुपये कम कर दी जाएं और कहा जाए कि आने वाले देखेंगे क्या होगा, मैं तो अपनी वोटर जो है पक्के करके चला जाऊं, तो फिर पाकिस्तान अहम है या ज़ाती वोट बैंक अहम है? आपको इतनी मुश्किल से मिली हुई IMF की डील तोड़कर अपने वोट बैंक की परवाह करनी चाहिए, या आपको जो आलमी मुआहदे हैं उनके मुताबिक बिजली और पेट्रोल की कीमतें अपनी रखनी चाहिए? इससे पहले कि मैं अंबर शमसी और आमिर साहब की तरफ जाऊं, मैं उनकी तवज्जो ये भी चाहूँगा कि आग मैंने देखा कि पेट्रोल की कीमत तो डॉलर्स में होगी, क्योंकि हम डॉलर्स में ख़रीदते हैं। इंडिया में इस वक्त पर लीटर पेट्रोल की जो कीमत है वो 1.2 पर लीटर है, 1.2 डॉलर्स पर लीटर है। बांग्लादेश में 1.19 डॉलर्स पर लीटर है। पाकिस्तान में आज 19.95 इजाफे के बाद भी ये 0.95 पर लीटर है। अभी भी हम $1 से कम पे पेट्रोल दे रहे हैं, जबकि हमारे साथ इंडिया और बांग्लादेश, जिनके यकीनन रिज़र्व्स भी हमसे ज़्यादा हैं, जो IMF के शिकंजे में भी नहीं हैं, जिनकी मईशत भी हमसे बेहतर है, जिनका ग्रोथ रेट भी हमसे बेहतर है, वहाँ पर पेट्रोल जो है वो इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स आज भी महंगा है। बहरहाल ये कहा जा सकता है कि हर हुकूमत का फ़र्ज़ है कि वो आवाम को सस्ती चीज़ें दे, और लेकिन क्या करे, अपनी जेब से दे, आलमी मुआहदे तोड़ कर दे, या आलमी मुआहदों की पासदारी करते हुए सबको इसका एहसास करना होगा। बहरहाल मैंने अपनी बात कर दी। आमिर साहब की तरफ जाऊंगा। अंबर का ट्वीट मैंने आपको सुना दिया है, एंड पर उनसे बात करेंगे। आमिर साहब, गलत किया ना इस हुकूमत ने? इसको भी अब जाते जाते IMF का मुआहदा तोड़ के 20 रुपये सस्ता करके और शानदार तालियां बजा कर जाना चाहिए था। 4 दिन रह गए हैं पीछे हुकूमत के और इतना गलत फ़ैसला करके जा रही है। इन्हें चाहिए था आज 20 रुपये सस्ता करते, निगरान आके 40 रुपये बढ़ा देते। कम से कम अंबर ये तो ना कह सकती कि किस मुंह से इलेक्शन में जाओगे, या वो है किस मुंह से काबे जाओगे वाली बात है। मुज़म्मिल भाई, शुक्र अल्लाह का हम सबको करना चाहिए कि किसी हुकूमत में इतनी जुर्रत हुई है कि वो अपनी सियासत को छोड़कर रियासत का सोचे। ये इससे पहले आपने PTI की गवर्नमेंट का एग्जाम्पल दिया कि और तुमसे कुछ हो नहीं पाया, जब उनकी हुकूमत जा रही थी तो वो जाते जाते पेट्रोल सस्ता कर गए। ये अगर ये हुकूमत भी वही करती तो जो तबाही हमने पिछले 1.5 साल में आते देखी है पाकिस्तान के अंदर, वो उन फैसलों की वजह से जो उससे पहले के 3.5 साल के अंदर किए गए हैं, आप देखते हैं कि उससे बड़ी तबाही जो है वो अगले 6 महीने में आ जाती। तो मैं तो समझता हूँ कि इस हुकूमत को बिल्कुल अपोलोजेटिक होना तो खैर दूर की बात है ना, मैं तो समझता हूँ कि इस हुकूमत को बहुत फर्मली कहना चाहिए था कि भैया ये फैसला हमारी चॉइस नहीं है, ये तो हमारी मजबूरी है। ये ऐसा नहीं है कि हमारे हाथ खुले हैं, हम अपनी मर्जी से जो चाहें फैसला कर सकें, 10 रुपये बढ़ा दें, 10 रुपये कम कर दें। नहीं, ये हमारी मजबूरी है और इससे बढ़ के आगे भी होगा। और मुज़म्मिल, लोगों को ये समझाने के लिए मैं समझता हूँ कि साथ साथ ये भी ज़रूरी है उनसे ये कहना कि इसकी वजह समझने की कोशिश करें कि ये क्यों हो रहा है। हुकूमत को जो पैसे चाहिए हैं वो उनको नहीं मिल रहे हैं, और अगर वो नहीं मिल रहे हैं तो क्यों नहीं मिल रहे हैं? क्या वो इस वजह से नहीं मिल रहे हैं कि एक 25 करोड़ की आबादी का जो मुल्क है उसमें से 10 लाख सिर्फ टैक्स पेयर्स हैं? क्या इसलिए नहीं मिल रहे हैं हुकूमत को पैसे कि जिस मुल्क के अंदर 22 लाख दुकानें हैं उनमें से सिर्फ 30,000 जो है वो टैक्स देती हैं? जिस मुल्क के अंदर आप प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स नहीं लगा सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान के बड़े मुक़्तदर हल्के जो है वो कहते हैं कि नहीं जी, इसमें तो हमारे अपने बंदे इन्वॉल्व हैं, इसलिए आप मेहरबानी करें प्रॉपर्टी को साइड पर छोड़
छोड़ दें। जहां आप एग्रीकल्चर पे नहीं टैक्स लगा सकते हैं क्योंकि वो एग्रीकल्चरिस्ट से आपकी पार्लियामेंट भरी हुई है। तो ये वजूहात भी साथ साथ समझाने की ज़रूरत है। लेकिन इस वक्त मैं समझता हूं कि जो भी इस मुल्क का सगा है, खुद को इस मुल्क का सगा समझता है, जिसको अपने मुल्क के मुस्तकबिल से कोई दिलचस्पी है, उसको शुक्र करना चाहिए कि ठीक है, मुश्किलात ज़रूर आएंगी, महंगाई ज़रूर बढ़ेगी, लेकिन आखिरकार हमें इस एक हुकूमत के अंदर ये जुर्रत तो कम से कम नज़र आई कि जो काम रियासत के लिए बेहतर है, मुल्क के लिए बेहतर है, वो उसने अपनी सियासत से कतई नज़र वो फैसले किए, और इससे कतई नज़र कि उसको 3 महीने बाद या 2 महीने बाद इलेक्शन का सामना करना है, वो ये फैसले कर पाई। तो मैं तो समझता हूँ जी, बड़ा ही अच्छा काम किया। देखिए अंबर, वो आमिर साहब मेरे साथ मिल गए, अब आप रह गई हैं अकेली इस शो में। मैं अकेली रह गई हूँ, आप अकेली रह गई हैं। अब आपके ना, तो वो कहते हैं रूस का तेल भी आया था, वो कहते हैं 2 जहाज आए हैं। आपने गद्दारी की है, मुजम्मिल का साथ दे दिया, लेकिन चले मैं इस पे बात करती हूँ। मेरा क्या पॉइंट है ना, देखें अंबर, वो कहते हैं रूस ने 2 जहाज भेजे हैं तो 20 रुपए महंगा हो गया। अगर उन्होंने तीसरा भेज दिया ना, अगर रूस ने तेल का जहाज, तो 30 रुपए महंगा हो जाएगा। लोग कह रहे हैं कि 2 जहाज़ों पे 20 रुपए महंगा हुआ है। बहरहाल वो आप तो कहती हैं कि किस मुंह से जाएंगे, आमिर साहब कहती हैं जुर्रत से जाएंगे, बहादुरी से जाएंगे, लोगों को समझाएंगे कि भाई पाकिस्तान बचाना था, सियासत तो नहीं बचानी यहाँ पे। ठीक है, सियासत जो है ना, उसको फिर बिल्कुल मतलब सियासत को साइड पे रख दिया, चलो इसके साइड पे रख देते हैं। लेकिन आप ये भी देखिए कि कोशिश तो की थी ना। इस वक्त जो खबरें यही आ रही हैं कि जब ओगरा की जो रिकमेंडेशन थी, जो सिफारिश थी, क्योंकि बैनुल-अक़वामी पेट्रोल कीमतों में इजाफा भी हो रहा था, जाहिर है हमने IMF के साथ मुआहदा भी किया हुआ है, तो एक बैनुल-अक़वामी कमिटमेंट भी है साथ साथ। कोशिश तो की थी कि कीमतों को कम से कम रखा जाए, और ऐसा नहीं है कि गुज़िश्ता 15 माह में जब ये हुकूमत में रहे हैं तो उन्होंने पेट्रोल की कीमतें नहीं कम की। क्यों कोशिश की थी? क्योंकि उनको भी जो समझ है कि इस वक्त अगर उनको अवाम के पास जाना है, तो चाहे वो सही हो, गलत हो, बैनुल-अक़वामी मुआहदे की वजह से हो, मजबूरी हो, लोग तो यही सवाल करेंगे कि हमारी ज़िंदगियाँ कैसे बेहतर हुई। और उसका जवाब आप ये कह सकते हैं कि हमने IMF के साथ बहुत मुश्किल से एक स्टैंड बाय एग्रीमेंट हमने तय पाया है, थोड़ी देर के लिए है। हम वो नहीं कर रहे जो इमरान खान साहब ने किया था, जो एक पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स का जाहिर है पॉलिटिक्स की वजह से किया था कि जाते जाते जब खतरा था हुकूमत जारी है तो सब्सिडी दे दी। आप भी तो यही कह रही हैं आज, आपका मौकफ भी तो यही है ना कि यही कर, मैं कह रही हूँ, आप भी तो कह रही हैं पॉपुलिस्ट फायदे। जब आप कोशिश करते हैं कि ये इजाफा ना करें, जब आप कोशिश करते हैं कि कम से कम कीमतें रखें, और फिर इसमें आप देखें कि बार बार मेरे ख्याल में 7 या 8 बार पेट्रोल की कीमतों को कम भी किया गया है। क्यों किया है? क्योंकि ये ऐसी हेडलाइन चीज़ होती है जिसमें आप देखें कि लोग कहते हैं वो पेट्रोल बम गिरा दिया, महंगाई में इजाफा हो जाएगा, क़यामत आ गई, वगैरह वगैरह। तो सियासत पे तो असर होगा, रियासत बचा ली लेकिन सियासत पे असर होगा। और अगर इलेक्शंस बहुत ज़ाहिर दूर नहीं है तो लोग तो ज़ाहिर सवाल करेंगे, पूछेंगे। क्या ये जिम्मेदारी का मुजाहरा? मैं इस इत्तफाक करती हूँ, बिल्कुल जिम्मेदारी का मुजाहरा है, लेकिन ये जिम्मेदारी समझते हुए कि इस वक्त जो इलेक्शंस हो रहे हैं, लोग शायद वोट ना डालें, शायद लोग नाराज हों, शायद लोग जो हैं वो कहेंगे कि हमारी जिंदगियां ज्यादा मुश्किल हो गई हैं इस 15 माह के अरसे में। उसकी वजह से आप इसको मजबूरी भी कह सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में कि एक जो इसाक डार साहब ने जब इसका ऐलान भी किया था, उस मजबूरी का इजहार भी किया था, लेकिन दैट इज नॉट व्हाट पीपल विल रिमेंबर। ये आप याद रखें, आप बाहर जाके पूछें, लोग तो यही कहेंगे कि महंगाई क्यों की। वो यही नहीं समझेंगे कि ये इमरान खान की वजह से या IMF की वजह से, मजबूरी की वजह से है। वो आपकी बात एक हद तक दुरुस्त है, लेकिन मेरा मतलब है कि हमें क्या बात करनी चाहिए, मुझे और आपको और आमिर साहब को क्या बात करनी चाहिए, ज़्यादा अहम बात है, क्योंकि बाहर लोग हमें सुनते हैं। और मैंने एक श्रीलंकन जर्नलिस्ट से पिछले दिनों मेरी मुलाकात हुई, मैंने उससे पूछा डिफ़ॉल्ट क्या होता है। उसने कहा डिफ़ॉल्ट होता है कि आपके पास गाड़ी है लेकिन पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं है।
उसने कहा डिफ़ॉल्ट होता है कि आप हॉस्पिटल पहुंच नहीं सकते, और अगर पहुंच गए तो वहाँ आगे दवाई नहीं है, स्टंट नहीं है, आपको हार्ट अटैक हो गया है तो स्टंट नहीं आ सके, दवाइयाँ नहीं आ सकी। उसने कहा डिफ़ॉल्ट होता है कि आपके घर बिजली नहीं आती है 12-12, 24-24, 18-18 घंटे, क्योंकि आपके पास बिजली बनाने के लिए फ्यूल नहीं है। तो उसने कहा डिफ़ॉल्ट ये होता है। तो आमिर साहब, वो वैसे तो शब्बर साहब कहते हैं हम डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं। अब मैंने एक श्रीलंकन जर्नलिस्ट से पूछा कि भाई डिफ़ॉल्ट क्या होता है, तो उसने कहा ये सब कुछ हुआ तो फिर 20 लाख लोग निकले थे कोलंबो में उस डिफ़ॉल्ट के ख़िलाफ़ जब सदर साहब को जाना पड़ा। तो अगर मैं मानता हूँ कि हुकूमत की बड़ी कोताही है जी, हुकूमत को हम क्यों बरी जमहूरियत का, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल की बात है, हम लोगों की बात करनी चाहिए। लेकिन लोगों को पाकिस्तान की बात समझानी भी तो पड़ेगी ना कि पाकिस्तान को इस वक्त क्या ज़रूरत है। हम पॉपुलिस्ट बात करते हुए लोगों को उस की राय ये बना दें कि आपने लोग जो हैं उस राय पे पक्के हो जाएं और कहें कि जी बड़ा जुल्म कर दिया है, तो वो भी नहीं ठीक है। क्यों आमिर साहब, अंबर वाली बात ही करनी चाहिए, या अब चूँकि अनपॉपुलर बात कर रहा हूँ मैं भी जो कर रहा हूँ, लोग कहेंगे मिल गया हुकूमत के साथ, बिल्कुल पटवारी है और गवर्नमेंट का साथ दे रहा है, हुकूमत का टाउट है, ये सब बातें कहने लग जाएंगे लोग जब हम ये बात करेंगे। लेकिन क्या हमें ये बात कहनी चाहिए या नहीं कहनी चाहिए? देखें, बात ये है मुजम्मिल कि अंबर भी जो है वो ये नहीं कह रही कि ये कोई हुकूमत ने कोई गलत काम कर दिया है सारा। शी इज़ जस्ट पॉइंटिंग आउट कि इसकी एक पॉलिटिकल कॉस्ट है जो कि PMLN को देनी पड़ेगी आने वाले इलेक्शंस के अंदर, एंड ऑब्वियसली इसकी पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस हैं। लेकिन ये मुझे ये लगता है कि ज़रूरी नहीं है कि PMLN जो है उसको बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़े इन फैसलों की, लेकिन उसका इन्हिसार इस चीज़ के ऊपर है कि सिर्फ मुश्किल फैसले ही ना करे। जिन वजूहात की वजह से वो मुश्किल फैसले उनको करने पड़े हैं, वो अवाम के साथ सच बोलने का और अपनी इंतखाबी मुहिम जो है वो सच के ऊपर उसकी बुनियाद रखने का वो हौसला भी दिखाए और वो जुर्रत भी दिखाए। इसके अंदर तो चलें, कोई नवाज लीग का हमायती है तो वो कहेगा कि हाँ जी उन्होंने वो जुर्रत दिखा दी, जो नहीं है वो कहेगा जी इनकी मजबूरी थी, ये कुछ कर ही नहीं सकते, जो उनके मुखालिफ है वो कहेंगे कि नहीं ये तो हुआ ही इनकी नालायकी की वजह से है। लेकिन अगर इसके पीछे जो सच है, जो जिन अवामिल की वजह से किसी भी हुकूमत के पास, कोई भी इस वक्त हुकूमत हो, उसके पास और कोई चारा ही नहीं है सवाए इसके कि वो इस तरह के इक़दामात करे, वो अवामिल क्या हैं उनके बारे में सच बोलने की भी जुर्रत PMLN को करनी चाहिए। और अगर मैं समझता हूँ कि अगर उन्होंने वो जुर्रत दिखा ली, उन्होंने अवाम के साथ दो टोक अंदाज में ये बात कर ली कि देखें मसला ये है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान का ये है कि जब से ये मुल्क पैदा हुआ है ना जी, यहाँ पर एक पार्टी चल रही है, हर कोई इस मुल्क के अंदर एक पार्टी पे निकला हुआ है और अब वो पार्टी ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, हम दुनिया का वाहिद मुल्क है सियासी पार्टी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हमारा एक बहुत बड़ा तबका ना जी, मैं तो कह रहा हूँ दावत की, जो मैं तो कर रहा हूँ एक अयाशी पार्टी की। इस मुल्क के अंदर जो है वो हर कोई जो है वो अपनी अपनी मर्जी कर रहा है, जो कि मैंने किसी और मुल्क में होते नहीं देखी। देखिए, हम दुनिया का वो वाहिद मुल्क हैं जिसके अंदर हमारा एक ओवरवेलमिंग तबका, एक बहुत भारी अक्सरियत, ये नहीं कि चंद लोग या एक मखसूस तबका, एक हमारी बहुत भारी अक्सरियत कहती है कि जी मैं आपके कानून को नहीं मानता और मैं आपको टैक्स नहीं देता। हम बजाय इसके कि हम कानून के मुताबिक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करें, हम एक कैटेगरी बना देते हैं नॉन फाइलर की कि हाँ जी ये हमें नहीं मानते, ये हमारा कानून नहीं मानते, ये हमें टैक्स नहीं देते, हम इनको आज से नॉन फाइलर कहेंगे। और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं कि जी आपने गाड़ी खरीदनी है तो चंद हज़ार रुपये ज़्यादा आपको देने पड़ेंगे, आपने अगर हवाई जहाज़ का टिकट खरीदना है तो आपको चंद हज़ार रुपये जो हैं वो ज़्यादा देने पड़ेंगे। लेकिन ठीक है, आप कानून नहीं मानते, आप मुजरिम हैं, हम आपको एक सेपरेट कैटेगरी बना देते हैं। ये है जिसको मैं पार्टी कहता हूँ जी, कि एक ऐसा मुल्क जिसके अंदर आप खुल्लम खुल्ला कहकर कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। ये जो पार्टी है ना मुजम्मिल भाई, ये अब हकीकत में ख़त्म हो चुकी है। और जब तक पाकिस्तानियों को ये होश ना आया और उनको ये समझ नहीं आई कि ये पार्टी ख़त्म हो चुकी है, तब तक ये सूरत हाल बिगड़ ही सकती है, इससे बेहतर नहीं हो सकती। हमारी सबसे बड़ा फेलियर हम लोगों का, जो कि टीवी पर बैठ के इस तरह की बातें करते हैं, वो ये होगा कि हम या तो एक हुकूमत को किसी चीज़ का जिम्मेदार ठहराएं या किसी दूसरी हुकूमत को सूरत हाल का जिम्मेदार ठहराएं। नहीं, ये जो आज जिस सूरत हाल
का पाकिस्तान को सामना है ना, इसका एक एक पाकिस्तानी इसका जिम्मेदार है, और अगर वो मिलकर जिम्मेदारी उठाएंगे तो ही बात आगे बढ़ेगी। और ये वो कैंपेन है जो कि एक पार्टी जो कि पाकिस्तान की रियासत से वफादार है, उसकी बेहतरी चाहती है, उसको अपनी कैंपेन इन बुनियादों पर करना पड़ेगी। और मुझे यकीन है कि अंबर जो है वो कहेगी कि अगर इन बुनियादों के ऊपर कैंपेन की तो उस पार्टी का तो कोई चांस नहीं है अगले इलेक्शन में, विच इज़ पॉसिबल। लेकिन ये सच, ये वक्त आ गया है कि ये सच अब बोलना पड़ेगा। अंबर, सच तो ये है ना कि ओपेक ने और रूस ने मिलकर अपनी प्रोडक्शन गिरा दी है ताकि दुनिया में पेट्रोल की कीमत ऊपर जा सके, और रूस और अरबों का इत्तेहाद हो गया है कि पेट्रोल की जो प्रोडक्शन है वो गिराई जाए और ऑयल की प्राइसेस ऊपर लेके जाएं। तो ये इत्तेहाद कौन किसको समझाएगा कि अरब और रूस मिलकर दुनिया में पेट्रोल की कीमत बढ़ाना चाहते हैं? मैं यहाँ थोड़ा सी एक बात करना चाहती हूँ। मैं आमिर साहब से एक बात पर इत्तेफाक नहीं करती। उनका कहना है कि हर पाकिस्तानी को जिम्मेदारी कबूल करनी होगी। जो तनख्वाहदार तबका है वो तो अपनी जिम्मेदारी पूरी निभाते हैं। पिछले एक साल में जो आपके एक्सपोर्टर्स हैं और आपका जो अनडॉक्यूमेंटेड रिटेलर्स हैं, जो दुकानदार हैं, जो कारोबार करते हैं, जो टैक्स नेट में नहीं है, उनसे 200% ज़्यादा तनख्वाहदार तबके ने टैक्स दिया है हुकूमत पाकिस्तान को। और उसके बदले चले हम कह सकते हैं, मैं हुकूमत की बात अगर करें तो बहुत थोड़ा वक्त था, वो जो इस्लाहात की ज़रूरत है, वो जो रीसेट की ज़रूरत है, वो शायद मुमकिन नहीं था। चले उसको भी छोड़ देते हैं। लेकिन तनख्वाहदार तबका जो अपनी टैक्स फाइलर हो या ना हो, वो उनकी तनख्वाह में से भी टैक्स कटता है। जब आप कुछ खाने पीने के लिए ख़रीदते हैं उससे भी टैक्स कटता है। जब आप फ़ोन कॉल करते हैं उसके से भी टैक्स कटता है। आप पेट्रोल की कीमत में जो इजाफा देखें उसमें भी एक लेवी है, उसमें भी टैक्स कटता है। तो तनख्वाहदार तबका तो सारे टैक्सेस अदा कर रहा है, और सबसे ज़्यादा पिस भी वही रहा है जो आपकी मईशत को कंट्रीब्यूट करते हैं इन टर्म्स ऑफ, चाहे कंजम्पशन हो, चाहे मुलाजमत के हवाले से हो, चाहे प्रोडक्टिविटी के हवाले से हो। तो ये मैं कहूँगी कि ये शायद एक ऐसा तबका है जो समझने की कोशिश करता भी होगा, लेकिन जब उनको नज़र आता है कि गुज़िश्ता, और मैं कहूँगी ये अब इस हुकूमत की बारी नहीं है, गुज़िश्ता कई सालों से उनसे ही खून चूसा जा रहा है, तो फिर वो किसको जिम्मेदार ठहराएं? अंबर, वो बिल्कुल ये बात आई वांट टू कैरी दिस फॉरवर्ड कि अब ये फिर तनख्वाहदार तबका जो बिल्कुल आपने 100% सही बात की कि उसके पास ऑप्शन ही कोई नहीं है सिवाय अपने टैक्सेस देने के, चाहे वो एक्टिव फाइलर हैं या नहीं हैं, उनकी एट सोर्स टैक्सेस कट जाते हैं। तो फिर तनख्वाहदार तबके को भी उठ के खड़ा होना पड़ेगा, उनको ये कहना पड़ेगा कि क्यों ये रिटेलर, उनको भी ये पूछना पड़ेगा कि क्यों रिटेलर टैक्स नहीं देता, क्यों एग्रीकल्चरिस्ट टैक्स नहीं देता, क्यों जिन लोगों ने 10-10, 20-20, 50-50 प्लॉट लेकर रखे हुए हैं हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर, वो प्रॉपर्टी टैक्स को रेजिस्ट करते हैं और उनकी बात मानी जाती है। वो कौन सा तबका है जो धड़ाधड़ हाउसिंग सोसाइटीज़ बना रहा है इस मुल्क के अंदर और वो प्रॉपर्टीज़ के ऊपर प्रॉपरली प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन को जो है वो टैक्स नहीं होने देता। सो तनख्वाहदार तबके को भी वो बेशक हुकूमत से जितना मर्जी नाला हो अंबर, और है इसमें कोई शक नहीं, और उनके पास जायज़ वजह है हुकूमत से नाला होने की, लेकिन वो जितना मर्जी हुकूमत से नाला हो, यहाँ पर उसको हुकूमत के साथ, चाहे वो कोई भी हुकूमत हो जी, वो पीपल्स पार्टी हो, PTI हो, PMLN हो, मुझे से कोई गर्ज नहीं है, कोई भी हुकूमत हो, उसको हुकूमत के साथ खड़े होकर कहना चाहिए कि आए मिल के पूछते हैं लोगों से कि हमारे ऊपर ये सारी जिम्मेदारी क्यों है, क्यों पाकिस्तान की 22 लाख दुकानें जो हैं वो उन 10 लाख लोगों से कम टैक्स देती हैं। मैं एग्री करता हूँ आपसे। मेरी तो अपनी तनख्वाह इस महीने कम हो गई है, मेरी तो अपनी तनख्वाह इस महीने कम हो गई है, और बड़ी है नहीं और कम हो गई है क्योंकि टैक्स लग गया है। तो इस महीने तो कट लग गया मेरी तनख्वाह में जो सरदार साहब ने लगाया है, ठीक है ना, मजबूरी एंजॉय करनी, ठीक है ना। तो इसलिए बहरहाल मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आते हैं तो खाना पे बात करेंगे। लोग ज़्यादा वो सुनना चाहते हैं तो खाना पे बात करते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। इमरान खान ने तोशाखाना केस में अपना 342 का बयान रिकॉर्ड करा दिया, 35 सवालों के जवाब दिए हैं। उन्होंने कहा है कि मैं मज़ीद गवाहान अपने दिफा में पेश करना चाहता हूँ।
ये एक मुलज़म का हक़ है कि वह दिफा में अपने लिए गवाह पेश करे। उन गवाहों को अदालत में लाना भी उसकी ज़िम्मेदारी है, अदालत उन्हें बुला सकती है। तो ये इमरान खान का कानूनी हक़ है कि वो इस मौके पर अपने हक़ में जो भी गवाही पेश करना चाहें पेश करें। लेकिन दिलचस्पी की बात है कि उन्होंने अपने मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर वसीम जो हैं उनको बतौर गवाह पेश करने की बात की है, जो इस वक्त सर्विंग मेजर जनरल हैं। वो कोई रिटायर्ड अफसर नहीं हैं, वो इस वक्त सर्विंग मेजर जनरल हैं, उनके मिलिट्री सेक्रेटरी थे। उन्होंने कहा मैंने सारे तहाइफ अपने मिलिट्री सेक्रेटरी के ज़रिए बेचे और मैं उनको बतौर गवाह अदालत में पेश करना चाहता हूँ। अजीब सी सूरत हाल है, अगर अदालत एक सर्विंग मेजर जनरल को गवाह के तौर पर नोटिस जारी भी कर देती है इमरान खान साहब के कहने पे, तो क्या वो अपनी कमान की इजाज़त के बग़ैर आकर गवाही दे सकते हैं? क्या उन्हें जैक ब्रांच की इजाज़त चाहिए होगी कि वो गवाही दें या ना दें? और अगर उन्हें कहा जाए कि आप सियासी मामले में गवाही ना दें और वो गवाही के लिए ना आएँ, तो फिर इमरान खान का हक़ दिफा क्या होगा? क्योंकि अपने हक़ में गवाह लाना इमरान खान की ज़िम्मेदारी है। वो लिस्ट अदालत को दे सकते हैं कि मैं इन लोगों को बतौर गवाह पेश करना चाहता हूं, जो उन्होंने कल अदालत को देनी है, लेकिन आज उन्होंने अपने मिलिट्री सेक्रेटरी का नाम लिया है। मज़े की बात है, पहले तो जुल्फ़ी बुखारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे कि मैंने एक शफीक साहब को ये घड़ियाँ बेची हैं। अब वो कह रहे हैं कि मेरे मिलिट्री सेक्रेटरी ने बेची हैं। वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जुल्फ़ी बुखारी की कि मैंने बेची हैं, वो कहाँ जाएगी? और फिर वो फ़रा गोगी ने जो बेची दुबई में, वो कहाँ जाएंगी? तो उन्होंने एक सर्विंग अपने आर्मी ऑफिसर को गवाह बनाने का कहा है कि जी मैंने इसके ज़रिए बेची हैं। अब ये एक दिलचस्प सूरत हाल है कि इस केस में कि क्या वो सर्विंग ऑफिसर गवाही के लिए आ सकता है, आएगा, आकर अगर उसने इमरान खान की गवाही के उल्ट बात कर दी कि मैंने तो नहीं बेची हैं, मुझे नहीं पता, तो फिर इमरान खान का केस कहाँ खड़ा होगा? तोशा खाना के हवाले से। दूसरा, कल सुप्रीम कोर्ट में तोशा खाना के हवाले से एक हेयरिंग भी लगी हुई है। इमरान खान साहब ने ट्रायल रोकने की दरख्वास्त दी है, जिसमें 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। और हैरानगी की बात है कि वो कल ऐसी पटिशन है जिसमें हाई कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं है जिसके ख़िलाफ़ उन्होंने अपील दायर की हो। यूजुअली आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो आपके पास हाई कोर्ट का कोई ऑर्डर होता है जिसके ख़िलाफ़ आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो अभी कोई ऑर्डर पास ही नहीं किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट वो चले गए हैं। अब कल यहाँ तो पहले सुप्रीम कोर्ट उनसे पूछेगा भाई कहाँ है वो ऑर्डर जिसके जो हमने हाई कोर्ट का करना है। हम डायरेक्ट ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट स्टे करेगी, तो अजीब सूरत हाल है। बहरहाल लोगों की राय है, एक राय ये भी है कि जितनी तेज़ी से ट्रायल चल रहा है तो निगरान हुकूमत के आने से पहले सज़ा हो जाएगी या निगरान हुकूमत के आने पर सज़ा होगी। अगर इमरान खान साहब गवाहियाँ लाना भी चाहते हैं तो 2-4 दिन और गुजर जाएंगे, लेकिन अगर कल उन्हें हुक्म इम्तनाई नहीं मिलता और इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी ट्रायल नहीं रोकता तो फिर तो केस का फ़ैसला 8-10 दिन में हो जाएगा, और फिर वो उसमें अगर सज़ा हो जाती है तो फिर क्या होगा। बहरहाल ये एक मंजरनामा था, इसमें मेरी राय कम थी और मंजरनामा ज़्यादा था। आमिर साहब, आप क्या देख रहे हैं? वो जो गवाह वो कह रहे हैं मेरे मिलिट्री सेक्रेटरी, वो आ जाएंगे गवाही देने? देखें जी, ये तो मैं तो कम से कम ये नहीं कह सकता कि वो आ जाएंगे गवाही देने या उनको रोक दिया जाएगा गवाही देने से। लेकिन ये तो देखें, तोशा खाना केस जो है ना, ये इमरान खान इज़ वन ऑफ दोज लकी लीडर्स जो जिनको बहुत मौके मिले हैं सियासत के बारे में कुछ सीखने के। और इसके साथ साथ मैं कहूँगा कि शायद पाकिस्तान के उन बदकिस्मतों में बदकिस्मत लीडर्स में भी उनका शुमार होता है जिन्होंने हर मौके से कुछ सीखा नहीं है। ये जो तोशा खाना केस है, ये मेरा ख्याल है वाहिद जो भी उनके ख़िलाफ़ हो रहा है उनको अपनी सियासत या सियासी सपोर्ट के बारे में मुझे लगता है कि कोई ख़ास परेशानी नहीं है। वो कन्विंस्ड बैठे हैं कि पाकिस्तान में उनको एक बहुत बड़े तबके की ख़ुसूसन नौजवानों के अंदर सियासी हिमायत हासिल है, और जब भी उन्हें इंतखाबात में कोई मौका मिलेगा तो यकीनन बड़ी तादाद में लोग बाहर निकल कर उनको वोट देंगे। ये वो समझते हैं, इसका कोई हकीकत से ताल्लुक़ है या नहीं है वो तो बात की बात है, तो उनको उस तरफ की कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ये तोशा खाना केस एक ऐसा है जिसके अंदर वाकई वो सीरियसली बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उनका ख्याल है कि ये एक उनको अगले इंतखाबात में हिस्सा लेने से वो रोक सकता है। ये एक ऐसा केस है
जिसके अंदर कोई मनफी फैसला आने से उनकी आने वाले सालों की सियासत जो है वो उसके ऊपर उसके बहुत गहरे असर पड़ सकते हैं। और इससे निपटने के लिए मैंने क्यों कहा कि वो मुझे लगता है कि वो इन बदकिस्मत सियासी रहनुमाओं से हैं जो कि मौका मिलने पर भी सियासत के बारे में कुछ नहीं सीखते। वो इसलिए कि इस केस से निपटने के लिए भी वो वही हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि इससे पहले उन्होंने किए हैं। उन्होंने इससे पहले हमने देखा है कि जो भी बात की है उससे उलट वो चले हैं और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ उनको ये भी कोई उससे भी कोई झिझक नहीं हुई है कि वो मान लें कि नहीं वो बात मैंने गलत की थी। चाहे वो साइफर का मामला हो, चाहे वो किसी को चपड़ासी कहकर अपना वजीर बनाने का मामला हो, चाहे वो किसी को डाकू कहकर अपनी पार्टी का प्रेसिडेंट बनाने का मामला हो, वो एक बात करते हैं और फिर कुछ वक्त गुजर जाने के बाद वो उस वक्त के अंदर वो उससे बिल्कुल उलट काम करते हैं और फिर वक्त गुजरने के बाद कहते हैं कि नहीं ऐसा तो नहीं था, वो जो कागज़ मैंने लहराया था वो साइफर नहीं था, वो ये नहीं था। वो इसी तरह से एक कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं इस केस के अंदर भी कि एक ऐसा आदमी जो कि उस वक्त उनका मिलिट्री सेक्रेटरी था वो कह रहे हैं जी मैंने उसके ज़रिए बेचे हैं, अब वो जो है वो और भी ज़्यादा सीनियर ओहदे पर फाइज है, जिसकी वजह से ये सवाल खड़ा हो गया है कि जी वो आ सकते हैं, वो अपनी क़यादत की मर्ज़ी से के बगैर आ सकते हैं, उनसे इजाज़त लेनी होगी, जैग इसके अंदर इन्वॉल्व होगी। तो वो हर तरह से, और क्योंकि इमरान खान की हालिया सियासत जो है वो उसने फ़ौज को मुतनाज़ बनाया है, उसने फ़ौज की क़यादत को मुतनाज़ बनाया है, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता ना। पाकिस्तान की सीनियर फ़ौजी क़यादत के बारे में जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की गई है उनके दौर में, वो तो उससे पहले कभी हमने तारीख़ में नहीं देखी। तो वो इसी अपने हरबे को कि पाकिस्तान की फ़ौज को इस तनाज़े का किसी न किसी तरह से इससे जोड़ी रखा जाए, किसी न किसी तरह से उसका हिस्सा बनाया जाए, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। और उनका ख्याल है कि शायद यही तरीका है उनका इस चीज़ से बचने के लिए। मैं नहीं समझता हूँ कि ये कोई दुरुस्त टैक्टिकली ये कोई अच्छी सियासत है, लेकिन बहरहाल ये उनकी सोच है और ये नज़र आ रहा है कि वो एंड रिजल्ट देखने की बजाय वो उनकी कोशिश ये है कि इस रास्ते को इतना उलझा दिया जाए और इसको इतना गुंजलदार बना दिया जाए कि उसका जो भी फैसला हो वो ख़ास तौर पर अगर वो फैसला उनके ख़िलाफ़ होता है तो वो फैसला मुतनाज़ ही नज़र आए। अंबर, आमिर साहब का मौक़िफ़ है कि अगर वो MS को इसलिए बुलाना चाह रहे हैं कि वो तो मुतनाज़ा करना चाहते हैं फ़ौज को, वो आकर ख़िलाफ़ बयान दे तो कहेंगे जी दबाव में ख़िलाफ़ बयान दे दिया, वो ना आए तो कहें रोक दिया गया, वो आकर हक़ में बयान दे दे तो वो कहेंगे देखें मेरे हक़ में तो एक मेजर जनरल ने बयान दे दिया है, बात ख़त्म हो गई है। तो हर तरफ उनकी जीत है इसमें, आपको क्या लगता है? जी देखिए, मामला जो तोशा खाना वाला है वो तो यही है ना कि इमरान खान साहब ये नहीं कि उन्होंने ये तोहफे जो हैं वो अंडर वैल्यू सिर्फ कि अंडर वैल्यू करके बेचे, लेकिन ये है कि उन्होंने डिक्लेयर नहीं किए। तो आप कंफ्यूज मामला तो कर सकते हैं और मैं इत्तेफाक करती हूँ आमिर साहब से इस पॉइंट पे, इस नुक्ते पर कि इमरान खान साहब चाहे सियासी तौर पर या कानूनी तौर पर आप देखें हमेशा उनकी कोशिश रही है कि ताख़ीर हो और मामलात को उलझाते रहें। ये वकील भी करते हैं, ये सियासतदान भी करते हैं। इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ बहुत सारे केसेस हैं, नज़र में हैं और शायद ज़्यादा करते हैं तो इसलिए ज़्यादा नज़र आता है। तो यहाँ जो उन्होंने जो टैक्टिक है, जो एक मेजर जनरल जो मेरे ख्याल में प्रमोट भी हो चुके हैं, जो उनके मिलिट्री सेक्रेटरी हैं, उनको दावत देने के लिए, क्या वैल्यू ही का मसला है? मैं कहूँगी सवाल यह है कि इज अ प्रॉब्लम के अंडर वैल्यू क्या ये तो कानून के खिलाफ शायद ना हो, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उन्होंने अपने एसेट्स में डिक्लेयर नहीं किया था। सो आई थिंक हम इस पे डिस्कशन कर सकते हैं बहुत सारे लोग, और मैं देख रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर हैं इसी नुक्ते को उठा रहे हैं, उछाल रहे हैं, सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं। हमें शायद इतनी ज़्यादा इजाज़त ना हो, लेकिन वो तो बात कर रहे हैं ख़ासतौर पर मिलिट्री सेक्रेटरी पे। तो वो इसके साथ जैसे वो टेप्स थे मुबैना तौर पर जो इमरान खान साहब ने कहा था कि आप खेलते हैं साइफर के मसले को, तो ये खेल रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली अगर हम कह सकते हैं कि कानून अदालतें फेयर होंगी, फ्री होंगी, तो जो सवाल ये होगा उनके डिक्लेरेशन का, वहाँ
कानून जो है उसको एक फैसला करना होगा। तो किस हद तक और कितनी देर तक फंस सकते हैं, हम आपस में बातचीत कर लेंगे, लेकिन दैट इज एक्चुअली द पॉइंट जहां आकर मामला उनके लिए फंस सकता है। ठीक है, मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू जारी रखेंगे। वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाजरीन। हमारे पास सिर्फ 4 मिनट हैं और मेरे पास 2 मेहमान भी हैं अपने साथ, तो सबको 1-1 मिनट तकसीम करूंगा। मैं पहले बात करूंगा क्योंकि ये मेरा राइट है, मैं यहाँ हॉट सीट पर बैठा हूँ तो कुछ तो फ़ायदा उठाऊंगा। तोशाखाना का जो केस है उसमें ये इस वक्त सवाल नहीं है कि कितने के ख़रीदे और कितने के बेचे, किसको बेचे, किसने ख़रीदे। सवाल आसान है कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन में जो रिटर्न जमा कराई उसमें ख़रीदो फ़रोख्त ज़ाहिर नहीं की। अगर उन्होंने इलेक्शन कमीशन में ख़रीदो फ़रोख्त ज़ाहिर नहीं की तो वो रिटर्न जो है वो गलत थी, जिस बुनियाद पर ये केस चल रहा है। जो वो मामला है कितने के बेचे, शफीक को बेचे, उमर फ़रूक को बेचे, जुल्फ़ी ने बेचे, ब्रिगेडियर वसीम ने बेचे, वो मामला नैब के पास है और नैब उसकी तहकीकात कर रहा है कि अंडर इन्वॉइसिंग हुई नहीं हुई। तो लिहाजा ये इसमें वो गवाही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आपने कितने के बेचे, क्यों बेचे, किसको बेचे। असल बात है कि आपने उस साल की जो रिटर्न जमा कराई इलेक्शन कमीशन में अपनी, उसमें ज़ाहिर नहीं किए, नहीं बताया कि बेचे और ख़रीदे। अंबर, आप कुछ कहना चाहेंगी? आपको सज़ा कितनी करीब और कितनी दूर नज़र आ रही है? अब दोबारा से आप, मेरे पास क्योंकि चिड़िया नहीं होती, आप दोबारा से तोते की बात, तोते वाला सवाल कर रहे हैं। आपने तोता रखा हुआ है ना जी, तो आप बताया करें हमें उस तोते से पूछ के। प्रोग्राम से पहले पूछा करें तोते से। देखिए, मैं कहूँगी कि इमरान खान साहब की कन्विक्शन और इंतखाबात, ये दोनों जुड़े हुए हैं। जल्दी कन्विक्शन होगी, जल्दी इंतखाबात होंगे। आमिर साहब, सादा सा मामला है, जल्दी सज़ा हो जाएगी, जल्दी इंतखाबात हो जाएंगे, देर से सज़ा होगी, देर से इंतखाबात होंगे। अंबर का तोता कह रहा है। देखिए, ये इस तोते को ये पता है, इसको तफसील पता हो ना हो, लेकिन इस तोते को ये ज़रूर पता है कि इमरान खान एक ऐसी हड्डी है जो बहुत सारे गलों के अंदर फंसी हुई है इस वक्त। और वो बिल्कुल, आई थिंक, मैं समझता हूँ कि इस तरह इतना बराह रास्त शायद ना भी जुड़ा हो इंतखाबात से, लेकिन अगले इंतखाबात में इमरान खान का क्या सियासी स्टेटस क्या होगा, क्या उनको इजाज़त होगी बतौर एक पार्टी के सरबराह इलेक्शन लड़ने की, या उनको इलेक्शन लड़ने से रोक दिया जाएगा इस फैसले की बुनियाद के ऊपर। ये दैट इज़ द की क्वेश्चन। और ये इसको इमरान खान के तमाम तर मुखालिफ, चाहे वो रियासत में हों, चाहे वो सियासी जमातें हों, ये वो एक गले की हड्डी इमरान खान को अगले इंतखाबात में अपने गले की हड्डी जो है वो यकीनन समझ रहे हैं। एंड आई थिंक आमिर साहब, आपसे एक सवाल करना चाहूँगा आखिर में, आखिरी 1 मिनट में आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। आज फवाद चौधरी साहब ने अपना एक वीडियो पैगाम दिया है कि पहले इमरान खान और आसिम मुनीर की सुलह कराएँ, फिर इमरान खान और नवाज़ शरीफ की सुलह कराएं, फिर मुल्क में इंतखाबात कराएं। तो अब ये सुलहें भी इमरान, अंबर का तोता ही करा सकता है। मुज़ब्बिल भाई, ये जब इमरान खान साहब की हुकूमत पहले आई थी शुरू में, तो ये अंबर हमारे चैनल के ऊपर ये एक प्रोग्राम किया करती थी, मुझे भी कभी कभी बुलाया करती थी। मैं उस वक्त से ये कह रहा हूँ कि भैया, सियासत का मतलब लोगों को जोड़ना होता है, उनसे झगड़ा लेना नहीं होता। तो चलें, देर आए दुरुस्त आए। अगर आज फवाद चौधरी साहब, जो कि कल को सबसे आगे बढ़ चढ़ के लोगों के नाम रखने और उनके बारे में गलत ज़बान इस्तेमाल करने में सबसे आगे थे, अगर आज उन्हें अकल आ गई है तो मेरी तो यही दुआ है जी कि इमरान खान को भी कोई अकल सिखाए, क्योंकि किसी न किसी लेवल के ऊपर मफाहमत अगर होगी तो ही ये मामला एक इस तरह से आगे बढ़ सकता है जिससे हम कोई बेहतरी की उम्मीद रख सकें। बहुत शुक्रिया अंबर और आमिर अहमद खान साहब, आपने दोनों का मौना आज की गुफ्तगू सुनी। अपनी राय ज़रूर हमें दीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान मुज़म्मिल सरवरदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।